करते हैं हम लोग आज, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, है ना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बेटा अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बेटा अल्टरनेटिंग करंट, है ना बेटा। इसी चैप्टर को बोलोगे क्या, एसी, है ना बेटा। अल्टरनेट करने का मतलब क्या हुआ बताओ, बोलो बेटा, अल्टरनेट करने का मतलब क्या हुआ। तो बोलेगा वेरी करना, है ना बच्चा। अल्टरनेट करने का मतलब क्या हुआ बच्चा, वेरी करना, चेंज करना, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा कि इसमें क्या होगा, बोलो, करेंट चेंजिंग विथ टाइम, है ना बेटा। करेंट चेंजिंग विथ टाइम। तो बता बेटा, करेंट यहां चेंज कैसे करेगा, करेंट यहां चेंज कैसे करेगा बच्चा, रैंडमली, रैंडमली भी क्या, तो बोलेगा नहीं, कैसे बेटा, पीरियोडिकली, है ना बेटा। क्या चेंज करना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, है ना बेटा। करंट हमारा चेंज करेगा कैसे, पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए बेटा, है ना। और देखो बेटा, और अगर तुम कहते हो कोई प्योर एसी, है ना, तो कहेंगे प्योर एसी हैज, प्योर एसी हैज एवरेज करेंट, एवरेज करेंट जीरो इन ए फुल साइकिल। समझा बेटा, एक पूरे साइकिल में एक प्योर एसी का एवरेज करंट जीरो होगा, ठीक है। जैसे कि देख बच्चा, मान लो अगर मैं कहूं करंट फंक्शन ऑफ टाइम, तो देख बेटा करंट फंक्शन ऑफ टाइम कैसा होगा, बोलो। करंट फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा दिया मैंने, सिनुसॉइडल फंक्शन, है ना बच्चा। अब देखो, अब मैं कहूं बेटा करंट फंक्शन ऑफ टाइम, है ना बेटा। देख ये भी हमारा एसी है बेटा, है ना। देखो इसका भी एक पूरे साइकिल में नेट करंट कितना है बच्चा, जीरो है। इसे भी देखो, जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया, है ना बच्चा। ये भी हमारा आईटी ग्राफ, आईटी ग्राफ अगर मान लो तुम्हें यूं दिया जाए बेटा, है ना, तो ये भी हमारा एसी है, बोलो। बाइनरी सिस्टम, है ना, डिजिटल सिस्टम। तो बोल बेटा, ये सारा हमारा करंट क्या है बच्चा, ये सारा हमारा करंट क्या है बच्चा, एसी है। ये भी एसी है, ये भी एसी है, और ये भी एसी है ना बच्चा। लेकिन बताओ, क्या इन सबका फंक्शन सेम बचा, फंक्शन सेम तो नहीं है ना बेटा। फंक्शन ये हमारा अलग अलग है ना, बोलो, है कि नहीं। तो देख बच्चा, अगर ये सब का फंक्शन अलग अलग है, तो सबकी मैथमेटिक्स भी सेम नहीं हो सकती, सबका मैथमेटिक्स भी डिफरेंट होगा, है ना। तो अब बात उठती है कि हम इन सब में से किसको लेके बढ़े, आगे हम बढ़े किसको लेकर के। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोग जो करंट यूज करते हैं बेटा, एसी करंट, वो इनमें से कौन सा है। तो पहले पता करते हैं कि हम कौन सा एसी यूज करते हैं, है ना बच्चा। देखा जाए, पहले इतना नोट कर लो बेटा, इतना नोट कर लो। क्या हुआ जमीउल, क्या लिखे हुए ये, स्टार्टिंग में क्या बताया, वो तो लिखा है बेटा, एसी का मतलब ऐसा करंट जो समय के साथ पीरियोडिक चेंज कर रहा हो, है ना बच्चा। दूसरी बात कही कि प्योर एसी हम किसको बोलेंगे, जिस एसी में एक साइकिल का एवरेज करंट जीरो हो, पॉजिटिव साइकिल भी हो और नेगेटिव साइकिल भी हो, है ना बच्चा, उसको बोलेंगे प्योर एसी। श्रेयस बोलो। सर ये पोल में जो क्वेश्चन दिया था रॉकेट वाला, जिसमें रॉकेट फटता है फिर से बताना एक बार। फ्री स्पेस में, तो सर नहीं, जो कल वाले पोल में जो क्वेश्चन था, वो रॉकेट जा रहा है अच्छा अच्छा, हाँ 1000 मीटर। पोल वाला है, बोलो बोलो।
हाँ सर, उसमें अगर रॉकेट अगर दो टुकड़ों में फट रहा है हाँ बच्चा, तो जो फाइनल वेलोसिटी उन टुकड़ों की वो तो कोलिनियर होनी चाहिए ना, वो परपेंडिकुलर क्या कब क्या कौन से पहले केस में बेटा वो होगी? रेस्ट में था, नहीं, रेस्ट में नहीं था। मूविंग था? बोल हाँ, बच्चा, मूविंग मूविंग था। था ना? तो अगर दोनों पार्ट अगर हमारा मूविंग था बेटा, इसका यस मतलब क्या सर। हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स सेम मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बोलो है कि नहीं? तो पहले हाँ अगर सर। मोमेंटम था मान लो एक्स डायरेक्शन में, तो फाइनली भी रिजल्टेंट मोमेंटम एक्स में ही होना चाहिए। हाँ सर। अब बताओ हाँ सर, रिजल्टेंट तो आपने मोमेंटम एक्स में आंसर होने दिया। के लिए, सुन तो, रिजल्टेंट मोमेंटम एक्स में होने हाँ। के लिए क्या है जरूरी है बच्चा कि दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन सेम लाइन में आए? कभी रॉकेट नहीं छोड़ा है बताओ हाँ, तो? नहीं, ये तो नहीं दिवाली में, जरूरी। दिवाली में रॉकेट छोड़े नहीं हो? ऐसा नहीं होता, यहाँ से रॉकेट छोड़ा हाँ। और ऊपर जाकर के ऐसे टूट गया दो पीस में, हाँ। बोलो, होता है ना ऐसा? बोलो, ये भी देखा होगा तुमने, जो फुलझड़ी होती है बेटा, फुलझड़ी जो टुकड़े निकलते हैं वो ऐसे हम्म। निकलते हैं देचा, यस सर। फिर अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो देख बेटा, अब इनमें से हम किसको लेके आगे बढ़ेंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है बेटा कि हम लोग एसी कैसा यूज करते हैं, है ना बेटा? तो देखो हमारे जो डेली लाइफ में बेटा एसी का मेन सोर्स है, वो क्या है बोलो? एसी का मेन सोर्स क्या है बेटा? तो कहेंगे एसी का हमारा मेन सोर्स है एसी जनरेटर, बोलो बच्चा, है ना? करंट का जो हमारा जनरेटर होता है बेटा, वही हमारा मेन सोर्स है बेटा, है ना? अब सोचो, मेन सोर्स में करंट कैसा होता है, कैसे आता है करंट? तो देखो बेटा, इसमें होता है एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, है ना बच्चा, और एक होता है मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है बेटा, एक तरफ मैग्नेट का होगा नॉर्थ पोल और एक तरफ होगा मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है बच्चा? और देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक वायर फ्रेम होगा बेटा, एक क्वाइल होगा, है ना? इसमें एक क्वाइल बना होगा, है ना बेटा? एक क्वाइल बना होगा, और एक क्वाइल के जो दो टर्मिनल होंगे बेटा, ये दो टर्मिनल लगे होंगे किसमें, अल्टरनेटर में लगे होंगे। ये हो गया हमारा अल्टरनेटर, समझा? और ये अल्टरनेटर के एक पॉइंट यहां से निकला और एक पॉइंट यहां से निकला। ठीक है बच्चा? और इस पूरे फ्रेम को हम इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाते हैं बेटा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, है ना बेटा? आर्मेचर कॉइल बोलोगे इसको। तो देखो बेटा, ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घुमाने के लिए तुम इंजन का इस्तेमाल करते हो, पेट्रोल या डीजल कंज्यूम करता है बच्चा इस कॉइल को घुमाने के लिए, है ना बच्चा? एक्चुअली क्या होता है, एक ड्रम जैसा बॉडी होता है ना बच्चा, एक ड्रम जैसा बॉडी होगा, एक ड्रम जैसा बॉडी होगा और ऐसे तार लपेटा रहेगा बेटा इस पे ऐसे ऐसे, और ड्रम ऐसे से घूमेगा बेटा। जब ड्रम ऐसे से घूमेगा तो कॉइल जब ऐसे घूमेगा बेटा तो फ्लक्स वेरी करेगा ना, बोलो बोलो। जब कॉइल घूमेगा बेटा तो फ्लक्स वेरी करेगा ना, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा होगा बेटा, वो तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा, है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमारा ऐसे बनेगा ना बेटा, बोल, है ना? तो देख बेटा, मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए, है ना, कि लेट लेट इनिशियल एंगल इनिशियल एंगल बिटवीन coil area A vector and magnetic field B vector is psi। ठीक है बच्चा, मान ले अगर पहले उन दोनों के बीच का एंगल था बेटा psi, और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो कुछ समय बाद का एंगल कुछ और होगा ना बेटा, बोल, कुछ समय बाद का एंगल कुछ और होगा ना बेटा? तो क्या कहेंगे, आफ्टर टी सेकेंड, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद क्या होगा बेटा, एंगल जो होगा ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस साई। बोलो बेटा, पहले से घूम रहा था बेटा फाई एंगल पे था, और ये टाइम टी के बाद ओमेगा टी और घूम जाएगा, तो फिर इस समय इसका फ्लक्स क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बेटा? तो फ्लक्स हो जाएगा बी ई टू ए इंटू एन इंटू कॉसिटा इज इक्वल टू बी
ए एन कॉस ओमेगा टी प्लस साई, बोलो बेटा होगा ओमेगा टी प्लस साई। ठीक है बच्चा, जो वायर बाहर में निकल रहे हैं वो ट्विस्ट नहीं होता घुमाने पे, सही बात, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है बच्चा। बेटा तो इसलिए तो यहाँ लगा होता है अल्टरनेटर, यहाँ लगा होता है बेटा अल्टरनेटर। कैसा लगा होता है, एक होता है बाहर में सोचो हॉलो सिलेंडर, और उसके अंदर में एक और सिलेंडर है ना बच्चा, और बीच में होगा इंसुलेशन, है ना। एक वायर को जोड़ेंगे अंदर के सिलेंडर पे और एक बार जोड़ेंगे बाहर के सिलेंडर पे, समझा बेटा। जब वो घूमेगा तो अंदर का सिलेंडर अलग घूमेगा बेटा, बाहर का सिलेंडर अलग घूमेगा, है ना। इसलिए वायर आपस में ट्विस्ट नहीं होंगे, आपस में लपटाएंगे नहीं। ठीक है ना बच्चा, चलो आगे देखो। तो देख बेटा, ये अगर हमारा हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना बेटा, तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लिखोगे। इंड्यूस ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई टी, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस साई, बोलो बेटा, है ना। ठीक है, तो बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो है बेटा हमारा, उसमें ई को हम लोग क्या बोल दिए, ये बोल दिए ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, क्या देखा हम लोग को बेटा कि साइन फंक्शन आया ना बेटा, बोलो, है ना, साइन फंक्शन आया ना। ई नॉट को क्या बोलेगा बेटा, इसको बोलेगा पीक ईएमएफ, या बोल सकते हो ईएमएफ का एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा, ओमेगा टी प्लस साई क्या हो गया, ये हो गया बेटा फेज, फेज ऑफ ईएमएफ, ये हो गया बेटा ईएमएफ का फेज। ठीक है, और साई क्या बोलोगे, साई हमारा हो गया बेटा इनिशियल फेज। तो इनिशियल एंगल जो हो गया बेटा, ये हो गया इनिशियल फेज, और टाइम टी के बाद क्या एंगल हो गया, ये हो गया टाइम फंक्शन का फेज, और ये हो गया बेटा ईएमएफ। ठीक है, लिख लो। एक बच्चा लिख रहा है जनरेटर का फंक्शन वर्किंग अच्छे से समझ नहीं आया। बेटा फिर तो बहुत मुश्किल बात है, अगर पूरा ईएमआई पढ़ने के बाद ये कहते हो कि हमको समझ में नहीं आया जनरेटर, तब तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा, कुछ नहीं कर सकते इसमें। थीटा कैसे लिखा है बताओ, क्या करूं तुम लोग को यार। संकेत बोलो। सर जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं उसके लिए एसी करंट यूज करते हैं ना। फिर से बताना। मतलब अपने जो मतलब तारों में वगैरह जो डिस्टेंस पे सारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो एसी हाँ करंट ही हाँ होता है ना। हाँ हाँ, ऐसी होता है, सही बात, बिल्कुल सही बात। सर वो तो फिर बोलो। सर वो डीसी करंट क्यों नहीं यूज करते उसमें। डीसी करंट के लिए बेटा हम लोग को बहुत उसमें हाई वोल्टेज बनाना पड़ेगा, हाई वोल्टेज जनरेटर बनाना मुश्किल होता है, एक नंबर बात। ठीक है, दूसरी बड़ी बात ये होता है हाँ। बेटा कि डीसी यस करंट को हैंडल करना मुश्किल है, क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल करंट हुआ। डीसी सर। ओके करंट सर। का लॉस ज्यादा होगा, डीसी करंट में लॉस भी ज्यादा होगा, मतलब हीट एसी लॉस। करंट में कंपेरेटिवली लॉस कम होगा। हाँ ओके थैंक यू ठीक सर। है, देखो नीचे नीचे डायग्राम में नीचे लिखा है लेट इनिशियल एंगल बिटवीन कॉइल एरिया वेक्टर ए एंड मैग्नेटिक फील्ड बी इज साई। कहता इनिशियल एंगल बिटवीन कॉइल एरिया, कॉइल ऐसा ना बच्चा, तो कॉइल का एरिया ऐसे होगा ना एरिया वेक्टर, तो मान लो शुरुआत में इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमारा साई एंगल है बच्चा। ऐसा भी कुछ होता है क्या कि एसी अट्रैक्टिव और डीसी रिपल्सिव होता है? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता कुछ। चलो देखो,
तो देखो बेटा हमें कंफ्यूजन था कि हम किस ग्राफ को लेके आगे बढ़े, कैसे वेरिएशन को लेके आगे बढ़े। तो अभी क्लियर हो गया बेटा कि जो प्रैक्टिकली हम लोग एसी यूज करते हैं वो एसी हमारा क्या होता है, जो प्रैक्टिकल हम एसी यूज करते हैं वो क्या होता है, सिनुसोइडल फंक्शन होता है बेटा, साइन फंक्शन होता है। तो हम इसके आगे बेटा साइन फंक्शन को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम साइन फंक्शन को लेके आगे बढ़ेंगे, इसी फंक्शन को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, अब देखो अब हमारा इसमें मैं कहूं बेटा कि एसी का मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहला मैं अगर कहूं बेटा एवरेज वैल्यू इन फुल साइकिल। ठीक है बेटा, फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो देख बेटा अगर साइन फंक्शन होगा या कॉस फंक्शन आएगा तब भी तेरा फुल साइकिल का एवरेज क्या होगा, साइन और कॉस का फुल साइकिल में मतलब 0 से 2 पाई, साइन और फंक्शन का फुल साइकिल में 0 से 2 पाई, हर बार एवरेज 0 ही होगा, है ना। साइन और कॉस का एक फुल साइकिल होगा क्योंकि जितना एरिया पॉजिटिव होगा बच्चा उतना ही एरिया नेगेटिव होगा। ठीक है, दूसरा हमारा एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू। तो हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू का मतलब क्या हुआ, तो देख बेटा फुल साइकिल का मतलब क्या हुआ, तो कहोगे फुल साइकिल का मतलब ये हुआ, बोलो ये हुआ हमारा फुल साइकिल, बोलो। ठीक है, अब मैं कहूं बेटा हाफ साइकिल, तो देखो हाफ साइकिल कोई बोले बेटा तो यहां से यहां बोल सकता है हाफ साइकिल बोलो, तो इस हाफ साइकिल का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। इस हाफ साइकिल का एवरेज आएगा बेटा पॉजिटिव, और इसका आप देखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा बेटा, है ना। लेकिन मुझे बताओ क्या इस हाफ को ऐसे नहीं बोल सकते बच्चा कि यहां से लेकर के ये भी हमारा हाफ है, बोलो बेटा इसको हाफ बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो बोलो, इसको भी तो हाफ बोल सकते हैं ना बच्चा। अब इसमें देखो क्या दिख रहा है, जितना एरिया पॉजिटिव है उतना ही एरिया नेगेटिव बच्चा, ये भी एरिया जितना हमारा हाफ है, जितना एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया नेगेटिव है। तो इस हाफ का एवरेज हमारा क्या हुआ, 0 पॉजिटिव, इस हाफ का एरिया क्या हुआ नेगेटिव, इस हाफ का एरिया क्या हुआ, ये 0 हो गया बच्चा, है ना। इसका मतलब कैन नॉट बी कैलकुलेटेड until it is mentioned, जब तक कि ये बताया ना जाए, है ना बेटा, that which half is considered, है ना बेटा। जब तक कि हमको ये ना बताया जाए कि कौन सा हाफ लिया जाए तब तक इसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती, क्योंकि ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है बच्चा, है ना। लेकिन अगर मैं क्लियर कर दूं बेटा, है ना, कि हाफ साइकिल बताना है तुमको, हाफ साइकिल एज पॉजिटिव साइकिल। ठीक है बेटा, हाफ साइकिल एज पॉजिटिव साइकिल मतलब सिर्फ इसको लेके चलना है, है ना बेटा। तो इस वाले में क्या कहेंगे, इस वाले में कहेंगे बेटा आई एवरेज या फिर ई एवरेज। ये वैल्यू कितना होगा, 2E0 बाई पाई, सॉरी 2I0 बाई पाई, और ये कितना, ये हमारा 2E0 बाई पाई। ठीक है बच्चा, कैसे आया, चलो देख लो ध्यान से। अगर कोई भी फंक्शन हो बेटा y फंक्शन ऑफ x, है ना, तो y का एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx। समझा रे, दुनिया का कोई भी एवरेज, कोई भी y फंक्शन ऑफ x हो तो y का एवरेज ऐसे निकालोगे, है ना। अभी सोचो कि करंट हमारा क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर मेरे को करंट एवरेज चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ i dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। समझा बेटा, इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसका मतलब क्या होगा, 0 से पाई, ये 0 से पाई होगा बच्चा, और ये क्या होगा, ये होगा बेटा, ये भी हमारा 0 से पाई। यहां होगा I बराबर I0 साइन थीटा, I बराबर I0 साइन थीटा डी थीटा,
और ये हो जाएगा डी ईटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई। समझे बच्चा? तो एवरेज करोगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2i0 बाई पाई, और ये बेटा i0 बाई पाई। ठीक है बच्चा, आगे चलो। अब कहोगे कि मुझे आरएमएस वैल्यू चाहिए, है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना बेटा, आरएमएस वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब बेटा आरएमएस वैल्यू बोलोगे। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा? तो देखो बेटा, करंट जो आरएमएस आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा I0 बाई √2, और ईएमएफ आरएमएस क्या होगा, E0 बाई √2। समझा कैसे निकल के आएगा? तो ये भी ऐसे ही निकल के आएगा। ठीक है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी में अगर तुम स्क्वायर करो बच्चा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा ना। बोलो बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो बोलो साइन स्क्वायर का एवरेज कितना, हाफ। साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हाफ, है ना बेटा। और क्या करना है बोलो, रूट। तो बताओ हाफ का रूट करोगे तो क्या होगा, हाफ का रूट करोगे तो क्या होगा, 1/√2। आई बात समझ में, है ना बेटा। आई आरएमएस का मतलब क्या होता है, आरएमएस का मतलब क्या होगा, अगर आई आरएमएस कहा जाए तो कहना स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर का एवरेज, ये होगा I0 बाई √2। ये मतलब बोला ना आरएमएस का मतलब, लिख लो। प्रियांश इंतजार कर ले, घबरा मत। आएगा, बिना ईएमआई का भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही इस्तेमाल था ईएमआई का, और ज्यादा इस्तेमाल नहीं है ईएमआई का। जल्दी नोट करो। चलो बहुत लिखता है मैसेज रे, पढ़ने पे दिमाग लगाओ ना, चैट बंद करना पड़ेगा तुम लोग का। कितना मैसेज लिखता है। गौरव बोलो। आशीष। रोशन। हेलो, हाँ सर। सर कह रहे कि टाइम मिले आपको तो सर कभी कभी डीपीपी का सॉल्यूशंस वगैरह 1-2 क्वेश्चन का जो अच्छा रहे उसका अपलोड कर दीजिएगा सर। अभी तेरा चैप्टर नहीं पढ़ने दे, है ना, रिवीजन के रूप में डीपी करवाएंगे तुम लोग का, चिंता मत कर। यस। ठीक है, नहीं गोलू, एसी जनरेटर हो गया। अब तेरा काम है कि एनसीईआरटी से एक बार डिंग मार लेना। बोलिए टेस्ला साहब। सर बोल रहे थे सर इसको 3D डेमोन्स्ट्रेशन के साथ पढ़ाइए ना सर, इसी से। अच्छा, 3D डिमेंशन कैसे करें, आइडिया बताओ कुछ। सर आइडिया सर, तो कोई 3D फिगर ला करके सर 3D टैब मतलब में, एक मॉडल लेके आऊं? नहीं सर यही ना, टैब में तो 3D फिगर ला करके पढ़ाते सर। टैब में एक क्या 3D फिर से बोलो फिगर बेटा। सर, टैब में एक पिक्चर 3D फिगर का पिक्चर लेकर के उसमें से कुछ समझाते सर, ढंग से समझना। अच्छा, हाँ तुम तो पहले कभी देखा नहीं जनरेटर, देखा ना जनरेटर, नहीं देखा जनरेटर कभी। देखे हैं सर। हाँ, अब तुम खुद सोचो, अब मैं क्या बोलूं इसके आगे। साकेत जा बोलो बेटा। ये सर ये हाफ साइकिल उसके बाद क्या लिखे हैं, पॉजिटिव
बेटा मैंने कहा हाफ साइकिल में पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। ये सर ऊपर में लिखे ना हाफ साइकिल, उसके बाद साइन दिए, दिखाई नहीं दे रहा सर, ब्लर है थोड़ा। एवरेज वैल्यू ऊपर में, हाफ हाँ, हाफ साइकिल साइकिल। एज पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाफ साइकिल एज पॉजिटिव साइकिल, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को देखें तो। अच्छा, वो थोड़ा सर ब्लर था इसलिए। चलो आगे देखो। देख बेटा, RMS current is also called effective current, है ना रे। RMS करंट को ये भी कहा जाता है कि इफेक्टिव करंट। समझा? इफेक्टिव करंट का मतलब क्या हुआ? तो देख मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हम कहेंगे बेटा DC ऑफ 2 एम्पियर करंट, DC ऑफ 2 करंट, 2 एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है किससे? तो कहेगा AC ऑफ RMS वैल्यू 2 एम्पियर। समझा बेटा? AC में अगर RMS हमारा है 2 एम्पियर और DC में वैल्यू हमारा 2 एम्पियर है बेटा, तो दोनों वैल्यू क्या है? इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है ना बेटा। फॉर पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन के लिए दोनों हमारा एक जैसा है। समझा बेटा? जैसे कि मान लो तुम दुकान में जाते हो, एक बैटरी खरीदते हो, बोलते हो 12 वोल्ट का बैटरी चाहिए, 12 वोल्ट का बैटरी चाहिए बेटा, तो उस पे 12 वोल्ट ही लिखा रहेगा और उसका EMF 12 वोल्ट ही होगा, 11 वोल्ट भी नहीं होगा, EMF 10 वोल्ट भी नहीं होगा। ठीक है बच्चा? समझा? लेकिन अगर तुम कहते हो बेटा AC जनरेटर, अगर तुम कहते हो कि हमको 200 वोल्ट का AC जनरेटर चाहिए, है ना बेटा, इसका मतलब जो AC का तुमको देगा जनरेटर बेटा, उसका RMS वैल्यू होगा 200 वोल्ट। समझा बेटा? अगर कभी कहा जाए AC सोर्स, अगर कभी कहा जाए AC सोर्स ऑफ 20 वोल्ट, इसका मतलब बेटा 20 वोल्ट हमारा क्या है? RMS वैल्यू है ना। जैसे मान लो कहे तुमसे हम कि 20 वोल्ट AC सोर्स, है ना बेटा, तो 20 वोल्ट AC सोर्स का मतलब क्या समझोगे तुम? समझोगे कि उसका RMS जो हमारा है बेटा, ये 20 वोल्ट है। समझा? ठीक है? आम बोलचाल की भाषा में हम AC के लिए हम RMS वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, है ना बेटा। जैसे कि तेरे घर में अगर 220 वोल्ट का आता है बेटा वोल्टेज, तो समझो ये 220 वोल्ट जो है वो RMS वैल्यू है ना बेटा। अगर 220 वोल्ट RMS वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ? तेरे घर का जो वोल्टेज है ना, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, उस मैक्सिमम वैल्यू को तुम √2 से डिवाइड करोगे, तब जाके आएगा बेटा 220 वोल्ट। समझा ना? इसका मतलब मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो गया? 220 गुना √2। बोलो, बात समझा बेटा? ठीक है? RMS वैल्यू का मतलब ये हुआ। ठीक, याद रखो, याद रखो बेटा। AC इंस्ट्रूमेंट्स एंड DC इंस्ट्रूमेंट्स, AC का जो इंस्ट्रूमेंट है बेटा और जो DC के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना, ये अलग अलग होते हैं। AC और DC के इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं। ठीक है? AC का अमीटर, AC का वोल्ट मीटर, DC का अमीटर, DC का वोल्ट मीटर, दोनों अलग अलग होता है बच्चा। ठीक है? इस बात को याद रखना कि AC का इंस्ट्रूमेंट, AC का जो इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, है ना, AC का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये होता है बेस्ड ऑन जूल हीटिंग। ये किसके ऊपर होता है? बेस्ड, जूल हीटिंग के ऊपर होता है बेस्ड, मतलब I²R। समझा बच्चा? AC इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो जूल हीटिंग पे होता है बेस्ड, है ना। वेयर एज DC इंस्ट्रूमेंट हमारा बेस्ड किस पे होता है बेटा? इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक टॉर्क। समझा बच्चा? मैग्नेटिक टॉर्क पे होता है बेस्ड। अगर तुमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा
तो याद करो वहां पे क्या पढ़ा था गैल्वेनोमीटर में कि कोई कॉइल होता है, जब करंट पास करता है तो कॉइल घूमता है और कॉइल जितना एंगल घूमा उसी के आधार पे हम करंट डिसाइड करते हैं बेटा। और उसी गैल्वेनोमीटर से तुमने आमीटर बनाया था, उसी गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाया था, है ना बेटा। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि जो हमारा एसी होगा बेटा, जो एसी का इंस्ट्रूमेंट होगा बेटा, है ना, एसी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो जूल हीटिंग पे बेस्ड है बच्चा, वो किस पे बेस्ड है, जूल हीटिंग पे बेस्ड है ना। और जूल हीटिंग क्या होता है बच्चा, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर का एवरेज, इसका मतलब क्या होगा, तो कहोगे ये हमेशा क्या नापेगा, आरएमएस वैल्यू नापेगा। एसी का इंस्ट्रूमेंट हमेशा आरएमएस वैल्यू नापेगा, ठीक है बच्चा। और डीसी का इंस्ट्रूमेंट होगा बेटा, है ना, ये क्या नापेगा, एवरेज वैल्यू नापेगा। इस बात को याद रखना, समझा। एसी का इंस्ट्रूमेंट हमेशा नापता है आरएमएस वैल्यू और डीसी का इंस्ट्रूमेंट नापता है हमेशा एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो अब बताओ, अगर हम डीसी के इंस्ट्रूमेंट को गलती से एसी में लगा देंगे तो क्या होगा, बोलो। अगर डीसी का अमीटर मैं एसी में यूज कर लूंगा तो क्या होगा, बोलो। कोई मेजरमेंट नहीं आएगा बच्चा, क्योंकि क्या नापता है बताओ, ये क्या नापता है बोलो, एवरेज वैल्यू, है ना बच्चा। ये नापता क्या है, एवरेज वैल्यू। और एसी में एवरेज वैल्यू 0 होता है बच्चा, एसी करंट का एवरेज वैल्यू 0 होता है ना बच्चा, है ना। तो डीसी का इंस्ट्रूमेंट अगर तुम एसी में इस्तेमाल कर लोगे तो मेजरमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डीसी इंस्ट्रूमेंट, डीसी इंस्ट्रूमेंट if used in AC, अगर इसको हम AC में इस्तेमाल कर ले, है ना, मेजरमेंट इज 0, मेजरमेंट क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। वेयर एज AC इंस्ट्रूमेंट वर्क वेल इन डीसी, समझा बेटा। एसी का इंस्ट्रूमेंट डीसी में सही काम करेगा, लेकिन डीसी का इंस्ट्रूमेंट एसी में सही काम नहीं करेगा, ठीक है बच्चा। बोलो भाई, नोट करो बच्चों को सुपर हीरो सिंचैन बोलो भाई। सर आज आप थोड़ा बहुत अजीब से लिख रहे हो, मतलब दिख नहीं रहा। ब्लड है क्या वीडियो? नहीं ब्लर नहीं है सर, पर आप लिख ही ऐसे रहे हो बहुत। अच्छा, राइटिंग गड़बड़ लग रही है मेरी, चलो पढ़ दे रहा हूँ शुरू से वापस। नहीं सर, सबसे पहला पॉइंट जैसे फिफ्थ लाइन में क्या लिखा हुआ है सर, वो बता दो। मतलब इस तरफ में सेकेंड लाइन, हाँ फिफ्थ लाइन फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट का 5वां लाइन, बाई तरफ में 5वां लाइन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, 20 वोल्ट। मैंने कहा 20 वोल्ट एसी का सोर्स का मतलब होता है आरएमएस वैल्यू 20 वोल्ट, ठीक है। अगर कभी कहा जाए 20 वोल्ट का एसी का सोर्स, है ना बेटा, तो 20 वोल्ट एसी का सोर्स समझेगा यही कि एक ऐसा एसी का सोर्स है, एसी जनरेटर है जिसकी आरएमएस वैल्यू 20 वोल्ट आ रही है, ठीक। और कोई दिक्कत बोलो, सुमित बोलो। सर अभी तक हम पिछले चैप्टर्स में कौन सा करंट पढ़ते आए हैं? डीसी, डायरेक्ट करंट। लेकिन सर जब आपने वो हम हीट निकालते हैं आई स्क्वायर आर डी टी, वो तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, डीसी के लिए है एप्लीकेबल। डीसी है, फिर से बोलो, आई स्क्वायर आर डी टी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? डीसी के लिए। किसने कहा तुमको? सर यार लिखा है ना, डीसी इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक टॉर्क। अरे बच्चा आप अच्छे से पढ़, क्या लिखा है, एसी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन जूल हीटिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि एसी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अमीटर वोल्ट मीटर, ये सब है ना बेटा, उसका आधार मेजर करने का आधार क्या है। जैसे कि एसी का अमीटर तुम्हें सर्किट में लगा दिया तो वो डिफ्लेक्शन कुछ देगा ना,
उसका Yes, sir. पॉइंटर कुछ मूव करेगा ना बच्चा, तो वो Yes, sir. किस आधार पे मूव करेगा, कितना मूव करना है उसे कैसे पता, मेरी बात समझे, Yes, sir. है ना। तो उसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है बेटा, वो हीट को मेजर करता है ना। उसके Yes, अंदर sir. रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जब करंट पास करेगा तो चाहे करंट किसी भी डायरेक्शन में पास करे, हीट डेवलप होगा ना, बोलो बच्चा, Yes, sir. होगा. है ना। तो उस हीट को मेजर करने के आधार पर उसका डिफ्लेक्शन आता है, समझ में आया, बिल्कुल सर. ठीक है। लेकिन जी डीसी सर. में ऐसा नहीं होता था, डीसी में रेजिस्टेंस होना मस्ट नहीं था बच्चा। डीसी में तो तुम ये चाहते थे बेटा कि उसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, याद आया, यस सर. यस सर. तुम कहते थे आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है हमारा, जी सर. वहां तुम्हें रेजिस्टेंस से कम ही नहीं था, वहां तुम्हें किससे कम था, इंडक्टेंस से, कॉइल था, यस सर. है ना बेटा, कॉइल में करंट पास करता था, और उस बिल्कुल कॉइल सर. में करंट पास करने से, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने से उस पे टॉर्क लगता था बेटा, और यस टॉर्क सर. की वजह से घूमता था, और उसी कॉइल के ऊपर लगा था पॉइंटर ऐसे, है ना बेटा, जब यस कॉइल सर. ऐसे घूमता था तो पॉइंटर मूव करता था। यस सर. यस सर. आई बात समझ में। ठीक है सर. तो यहाँ बात कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लीकेबल है नहीं बोल रहा बेटा, मैं बोल रहा हूँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज करना है। सुनील जैन, सर अपन जो बैटरी यूज करते हैं तो सर उसमें एसी करंट यूज करते हैं ना? डीसी डीसी डीसी, डीसी. ओके सर. बैटरी के ऊपर बेस्ड, बैटरी के ऊपर बेस्ड जितनी भी तुम्हारे सर्किट्स हैं, चाहे वो टॉर्च हो, चाहे तेरा मोबाइल फोन हो, चाहे वो जो 12 वोल्ट की बैटरी है जो कार में बैटरी लगती है, सारे के सारे क्या है बोलो, डीसी है। डीसी. सर पर वो चार्ज तो एसी से होता है. तभी चाहिए होता है इन्वर्टर, यस सर. इन्वर्टर तभी चाहिए होता है ना। अगर इन्वर्टर मत लगाओ, डायरेक्ट जोड़ दो तार से आकर, तो कुछ नहीं होगा। यस सर. मुझे बात को कभी देखा है तुमने मोबाइल का चार्जर, मोबाइल को चार्जिंग में लगा दो, और जब चार्जर खराब हो जाएगा और तुमको मोबाइल में दिखेगा कि बैटरी का सिंबल ऑन है, और देख के लगेगा कि चार्ज हो रहा है, लेकिन चार्ज ही नहीं होगा उसमें, ऐसा होता है ना, बोलो, क्योंकि उसका रेक्टिफायर अंदर में खराब हो जाता है बच्चा। व्योम बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, ये बड़े बड़े जो सर इंडस्ट्रीज होते हैं, थर्मल प्लांट, वो सब में सर कौन से जनरेटर यूज होते हैं? एसी। एसी ना सर, और सर उसका मैकेनिज्म क्या होता है सर? हाई वोल्टेज तो एसी होगा बेटा। यस सर. वो जनरेटर तो दिखा, जनरेटर, जनरेटर क्या दिखा तुमने, जनरेटर ही पढ़ा ना हम लोगों ने, उसमें क्या है, ईएमएफ, ईएमएफ आया एन बी ए ओमेगा, आया ना बेटा। यस सर. एन बी ए ओमेगा। अब सोचो, अगर तुम्हें चाहिए कि मुझे बहुत ज्यादा ईएमएफ का चाहिए मेरे जनरेटर, ज्यादा हाई वोल्टेज का चाहिए मेरे को जनरेटर, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर रखेंगे, एरिया बड़ा रखेंगे, यस है ना बेटा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दो और ज्यादा ओमेगा से घुमाओ। यस सर. ठीक है। यस सर. थैंक यू सर. जॉनी, जॉनी बोलो भाई। देख लिया सब लोग? चल बच्चा, कुछ बेसिक क्वेश्चन करें। डीसी का इंस्ट्रूमेंट एसी में काम नहीं करेगा, जबकि एसी का इंस्ट्रूमेंट डीसी में काम करेगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन करता है बेटा, फाइंड एवरेज एंड आरएमएस करंट। एवरेज निकालना है और आरएमएस करंट निकालना है, ठीक है, इन ए फुल साइकिल। एक फुल साइकिल में निकालना है एवरेज और आरएमएस करंट। वाला आई इक्वल टू 2 इंटू साइन 100 पाई टी एम्पियर, ठीक है। बी हमारा है आई इक्वल टू 20 इंटू साइन इंटू 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ये भी एम्पियर।
सी में है आई इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन 50 पाई टी एम्पियर। ठीक है, चौथा हमारा है आई इक्वल टू 3 साइन 50 पाई टी प्लस 4 कॉस 50 पाई टी एम्पियर। चलो करो, इन सब में एवरेज स्कैन निकालना है, आरएमएस स्कैन निकालना है। आंसर भेजने के लिए चैट ओपन कर रहा हूं, कोई फालतू बात नहीं करना और लेक्चर अपलोड कर दो, ये मत कर दो, वो कर दो, नहीं, सिर्फ पढ़ाई। जो सामने क्वेश्चन दिया बस उसी को बनाना है। बार बार समझाता हूं, जो सामने होता है वही सबसे होता है इंपॉर्टेंट। कोई फालतू बात लिखोगे निकाल दूंगा मीटिंग से मैं। अब स्किन ब्लड है या नहीं है मैं भी देख रहा हूं मोबाइल पे। कोई फालतू लिखेगा निकालूंगा मीटिंग से उसको मैं। लाख समझाता हूँ, जो पढ़ा रहा है वही वही, वही सामने करो, बैठो। अंशुल तुमको भी जाना है मीटिंग से बाहर क्या? गुड। जो पूछना है हैंड रेज करके पूछो। अजित गलत, सारे में जीरो नहीं होगा एवरेज, सारे में एवरेज जीरो नहीं होगा बच्चा। गोलू इसी के लिए सेम पढ़ना पड़ेगा, तू भी बाहर जा। खुद ही चला गया बाहर। हाँ सुमित आगे बढ़ो। हवे सही है, आगे बढ़ो। ओम ठीक है, रुड़की भी ठीक है, हर्षित भी ठीक है। आदर्श दिमाग लगाओ। नहीं शुभम, चैट ऑफ कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखो देखो बच्चा, इन सारे सवालों के लिए, इन सारे सवालों के लिए फुल साइकिल में ये बात तुम याद कर लो कि साइन थीटा का एवरेज 0, कॉस थीटा का एवरेज 0, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज हाफ, और उतना ही कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज। ठीक है ना?
और सॉल्व को सॉल्व करने का आंसर मत देखो, मेरा सॉल्व करने का तरीका भी देखो, तरीका भी सीखो। तरीका देखो मेरा क्या है, पहले वाले का मुझसे पूछा गया आई एवरेज, तो मैं क्या सोचूंगा, देखो बेटा मैं ये सोचूंगा कि हमारा 2 एम्पियर करंट तो हमारा है ही, है ना। मैं सोचूंगा बेटा कि मुझे 100 पाई टी का एवरेज निकालना है ना, क्योंकि 2 तो हमारा कांस्टेंट है। तो साइन थीटा कितना एवरेज 0, तो इसका भी हो गया एवरेज 0। बोलो बच्चा, ठीक है। और अगर मुझे चाहिए IRMS, तो क्या करना होगा, मुझे आई के स्क्वायर का एवरेज करना होगा। कोई वैल्यू याद करके फायदा नहीं है, निकालना, फास्ट निकालना सीखो। ये समझ में आया बच्चा? आई स्क्वायर का एवरेज, चलो आई स्क्वायर आर करो बेटा, कितना हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर 4 इंटू एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर 100 पाई टी। तो देखो बेटा साइन स्क्वायर का एवरेज कितना, हाफ, पुट करो, तो स्क्वायर रूट 4 इंटू हाफ इज इक्वल टू √2 एम्पियर। ठीक है, अब आ जाओ बी वाले पार्ट में। बी पार्ट कहता है 20 साइन 100 पाई टी प्लस π/3। आई का एवरेज कितना हो गया 20 इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस π/3 का एवरेज साइन थीटा कुछ भी हो, इनिशियल फेज वगैरह कुछ भी हो, है ना, इसका एवरेज 0 हो जाएगा। IRMS क्या करेंगे, स्क्वायर रूट आई स्क्वायर का एवरेज, सो स्क्वायर रूट आई का स्क्वायर, ये हो गया 400, ये हो गया 400। इसका देखो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ऑफ 100 π/t प्लस π/3, इसका एवरेज दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फिर से यही कॉन्सेप्ट, 400 इंटू हाफ इज इक्वल टू 10√2 एम्पियर। खत्म। ठीक है, अब आओ तीसरे वाले में, देखो बेटा तीसरे वाले में, सी वाले में आई एवरेज, तो 2 + 3 साइन 50 पाई टी का एवरेज चाहिए, तो कहेंगे 2 का एवरेज 2 जो होता है कांस्टेंट का एवरेज सेम रहता है, तो जाएगा 2 + 3 साइन 50 पाई टी, 3 कांस्टेंट, इसका एवरेज है ना बच्चा, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो 2 + 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। थर्ड वाले में एवरेज करंट 2 एम्पियर आएगा। ठीक है, अब इसका आरएमएस आओ, IRMS सीखो ध्यान से इसको, आई का स्क्वायर का एवरेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 4 + 9 साइन स्क्वायर 50 पाई टी प्लस 2AB, कितना हो जाएगा 12 साइन 50 पाई टी का एवरेज। बोल बच्चा, इसका एवरेज चाहिए, है ना। अब देख बेटा इसका एवरेज के लिए ध्यान देना सब लोग, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 का एवरेज 4 रह गया, 9 का एवरेज, इसका एवरेज हो गया बेटा हाफ, फिर देखो साइन थीटा का एवरेज 0, सो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ये 4.5 8.5 17/2 स्क्वायर रूट ऑफ 17/2 एम्पियर, ये आएगा इसका आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर डी वाले सवाल के लिए, डी वाला सवाल क्या है, आई बराबर 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। अगर मेरे को आई का एवरेज वैल्यू चाहिए, इसका मतलब 3 साइन ओमेगा टी का एवरेज प्लस 4 कॉस ओमेगा टी का एवरेज। ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका चाहिए मुझे IRMS, तो स्क्वायर रूट ऑफ
आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो गया 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab। जब 2ab करोगे तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, तो 4 3 12, ये हो जाएगा 12 साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज। बोलो बच्चा इसका वैल्यू एवरेज, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू हाफ प्लस इसका एवरेज 16 इंटू हाफ और साइन तक एवरेज, एवरेज हो गया 0 इज इक्वल टू ये हो गया 25/2, इसका मतलब हो गया 5/√2 एम्पियर। आई बात समझ में? ठीक है, लिख लो सब लोग। बोलो बेटा क्या बोलना है तुमको, अनम्यूट करो। चला गया श्वेतास्व। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलो, आ रही है, बोलो। सर सी वाले में सर IRMS तो सर 5/√2 आ रहा है। सी वाले में 5/√2 कैसे यस लाया? सर, क्योंकि IRMS सर मैक्सिमम का √2 टाइम मतलब 1/√2 होना चाहिए, मैक्सिमम आई पॉसिबल का, तो आई लेकिन मैक्स कहाँ बाई पढ़ लिया? √2 कर दे एक सर। मिनट, ये इधर तुमने आई कहाँ नॉट पढ़ा? बाई √2 में सर आई नॉट मैक्सिमम था ना। लेकिन बेटा वो फंक्शन कैसा था? अच्छा, वो फंक्शन साइन था ना, यस सर, यस सर। वो प्योर ऐसी था। सी वाला प्योर ऐसी नहीं है। ओ श्वेतास्व, सर, क्योंकि सर इसलिए डाउट हो ना सर, क्योंकि ए और बी और डी में सर ऐसे आ रहा था, इस वाले में नहीं आ पहले रहा था। बताओ ये बात समझ में आई? सी वाले में यस सर, यस सर, एवरेज करंट 0 नहीं है। यस सर, समझ गए। 2 एवरेज एम्पियर 0 नहीं है, इसका मतलब ये प्योर ऐसी नहीं है, ये एसी प्लस डीसी है। यस सर, ठीक, ओके सर। हाँ मयंक बोलो। सर फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे IRMS? फॉर्मूले से तुम तभी निकालना जब तेरा प्योर एसी हो। प्योर एसी का मतलब एक साइकिल का एवरेज 0 होना चाहिए, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा, समझा बेटा? और वो भी खास करके जब साइन या कॉस फंक्शन डायरेक्ट हो। ओके सर। ठीक है, हाँ सर, वो जो लास्ट डी बोलो। वाला है सर, उसमें आपने वो हाँ। लास्ट में 12 साइन 2 ओमेगा टी वो प्लस 2ab होगा ना उसमें? हाँ बच्चा, 2ab कितना होगा? 2 इंटू ए इंटू बी, हाँ तो सर, तो 2 इंटू साइन ईटा इंटू कॉस ईटा क्या हो जाता है? साइन 2 ईटा होता है। हाँ तो सर 4 3 12 इंटू 2 24 आएगा ना सर? इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है? हाँ सर, तो 12 की जगह 24 आएगा ना? 24 इंटू क्या होगा? साइन 2 ओमेगा टी। नहीं, 24 इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। बोलो। हाँ सर, 24 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 12 साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, चलो इस वाले सवाल के बनाओ। अब ई पार्ट बनाओ। अब देखो बेटा, ई वाले पार्ट में करंट वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम का मैंने तुमको वेरिएशन दिया इस बार ऐसा। ये प्योर एसी तो है बेटा, ये प्योर एसी तो है, लेकिन ये साइन फंक्शन नहीं है, ठीक है बच्चा? ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है आई नॉट, और ये हमारा है टाइम पीरियड। चलो करो, इसका निकालो एफ। सिर्फ मैथमेटिक्स सीखो, इसमें दिमाग लगाना है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पे। ऐसा करंट है, क्या है? आई बराबर आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टो, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टो। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है ना? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है बेटा ये, और ये हमारा ये है ना बेटा? अब देख बेटा, सुन ले अच्छे से पहले,
इन सारे सवालों में क्यों इतना फास्ट कर पाए तुम? उसका वजह है क्योंकि तुमको साइन का एवरेज और साइन स्क्वायर का एवरेज पहले से पता है। साइन का एवरेज, साइन स्क्वायर का एवरेज पहले से पता है, देन ओनली तुम ये क्वेश्चन फास्ट कर पाए, है ना बच्चा? लेकिन अब तेरे को ऐसे वेरिएशन का एवरेज नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें मैथमेटिक्स ही करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स कैसे करना है? मैथमेटिक्स यही करना है कि y फंक्शन ऑफ x, है ना, तो y का एवरेज वैल्यू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dx बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना बेटा? जहां से जहां तक वेरी कर रहा हो, जैसे इसमें कहां से कहां वेरी करेगा? 0 से इनफाइनाइट, तो यहां भी लिमिट होगा 0 से इनफाइनाइट, यहां भी लिमिट होगा 0 से इनफाइनाइट, है ना बच्चा? यहां क्या कहोगे? यहां क्या होगा लिमिट? तो कहेंगे एक साइकिल कैसा है? एक साइकिल हमारा ऐसा है, बोलो बेटा, तो लिमिट कहां से कहां होगा? 0 से t, है ना? चलो करो। रुको बच्चा, रुको, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। इसका तुम तो निकालो, एक काम करो, इसके लिए पूरे करने में दिक्कत होगी, इन्फिनिटी करेंगे तो फंस जाएंगे ना यहाँ, तो यहाँ सिर्फ तुम यहां तक निकालो, ठीक है? बस इतना ही निकालना है, एक टाइम कांस्टेंट तक और इसमें एक साइकिल तक। चलो करो। जो एरिया मैंने रेड किया है बस उसी का निकालना है बच्चा।
चलो आंसर भेजो किसी का आया हो तो। आया कुछ लोग का आंसर? लास्ट वाला एसी नहीं है, एसी नहीं है, लेकिन फिर भी आरएमएस तो निकाल सकते हैं ना। आरएमएस तो मैथमेटिक्स है, आरएमएस तो मैथमेटिक्स है ना बच्चा। चल देख, ई वाला पार्ट है बेटा, ई वाला पार्ट में आई एवरेज 0 होगा। बोलो कैसे? आई एवरेज 0 होगा, कैसे बोलो? एरिया 0 है ना, एरिया 0 है ना। ठीक, अब चलो आई आरएमएस के लिए। अब देख बेटा, फॉर आई आरएमएस है ना, तो क्यों मुझे बताओ आरएमएस वैल्यू अगर मैं सिर्फ इसका निकालूं और सिर्फ इसका निकालूं तो दोनों का अलग आएगा सेम आएगा? पहले बोलो मुझे, दोनों का आरएमएस सेम आएगा अलग आएगा? सेम ही आएगा। जब दोनों का सेम ही आएगा तो फिर किसी एक का निकाल लो, है ना। भले ही क्वेश्चन पूछा हमसे 0 से t में, लेकिन हम निकालेंगे 0 से t/2 में। ठीक है, तो देखो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx, बोलो बच्चा, होगा? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा बच्चा y इक्वल टू mx। तो क्या होगा बेटा, बोलो y कितना बेटा? y हो गया i, और m कितना हो गया? ये हो गया I0 बाई t/2, और x हमारा है t। इसका मतलब I इक्वल टू 2I0 बाई t इंटू टी। बोलो बच्चा, होगा? ठीक है, अब मेरे को आई आरएमएस निकालना है, तो पहले तुम आई स्क्वायर का एवरेज निकालो। तो आई स्क्वायर का एवरेज, इसका मतलब 2I0 बाई टी इंटू टी का स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाहर निकालो, तो क्या हो जाएगा? इंटू 4I0 बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। बोल बच्चा, होगा? होगा? स्क्वायर करने पे आएगा टी स्क्वायर। दिक्कत हो कुछ लोग? क्या कुछ लोग को दिक्कत हो रही है? देख बच्चा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ टी। बोलो अब ठीक है? ठीक है, कहां से कहा? 0 से t/2, 0 से t/2 इज इक्वल टू I0 का स्क्वायर 4I0 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी, 0 से t/2 बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 0 से t/2। होगा बच्चा? तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 4I0 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1/3 इंटू टी क्यू बाई 8 डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा t/2। ठीक है, अब देखो टी स्क्वायर और टी मिल करके ये कैंसिल हो गया। अब देखो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, ये 8 कैंसिल हो गया, तो क्या बच्चा? I0 स्क्वायर बाई 3, I0 स्क्वायर बाई 3। इसका मतलब आई आरएमएस कितना हो जाएगा? आई आरएमएस हो जाएगा I0 बाई √3। आई आरएमएस इक्वल टू I0 बाई √3। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बच्चा? ठीक है, अब चलो सेकंड पार्ट। अब देखा जाए ये क्वेश्चन, दूसरा पार्ट देखा जाए। इरेज कर रहा हूं इसको मैं, लिखना हो तो लिख लो, इसको इरेज करूंगा तो बनाऊंगा दूसरा। तो इरेज कर रहा हूं बेटा। देख, अब
दूसरा वाला पार्ट, एफ वाला पार्ट देखो, देख बेटा एफ वाला पार्ट, एफ वाला पार्ट में आई बराबर आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टो। अगर मुझे इसका एवरेज चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 0 से टाउ और 0 से टाउ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टो डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से टाउ, ये हो जाएगा 0 से टाउ इज इक्वल टू आई नॉट बाई टाउ, ये टाउ हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस 1/t से डिवाइड होगा ना रे, तो माइनस टाउ हो जाएगा, ये माइनस टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ 0 से टाउ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस ई नॉट इंटू, यहाँ ये वाला पुट करो तो होगा ई टू द पावर -1, ये वाला पुट करो तो -1, इसका मतलब आई नॉट ऑफ 1 माइनस ई का पावर -1, ये हो गया हमारा एवरेज, ठीक है बच्चा। अब देखो मेरे को आरएमएस चाहिए, तो पहले आई का स्क्वायर का एवरेज निकालो। आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कहोगे आई स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है बच्चा। ये भी 0 से टाउ, ये भी 0 से टाउ, आई का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर -2t अपॉन टो डी टी डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से टाउ इज इक्वल टू, ये भी 0 से टाउ, ये निकल गया हमारा आई नॉट स्क्वायर, ये निकल गया हमारा आई नॉट स्क्वायर, और ये हो गया हमारा टाउ, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा इस वाले के लिए क्या करना है, इस वाले के लिए क्या करना है बेटा, बोलो। इंट्री माइनस हो जाएगा टो बाई 2, ठीक है बेटा, ई टू द पावर क्या होगा -2t बाई टो का लिमिट 0 से टाउ, ठीक है बच्चा। ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा आई नॉट आई स्क्वायर का एवरेज, आई स्क्वायर का एवरेज हो गया, टो कैंसिल, तो ये हो गया आई नॉट बाई आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू देखो अब यहाँ माइनस को छोड़ दो तो लिमिट उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर -2, ठीक है। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई आर एम एस हो जाएगा आई नॉट बाई √2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई पावर -2, ठीक है, लिख लो। ये कौन लिख रहा है, मेरे को साइन करने जाना है, चलो क्या साइन करने जाना है बे, प्लीज जल्दी करो डिस्कशन। अच्छा आप डिस्कशन करेंगे, चलो ऑल करेक्ट, गुड। सीट निकालो, सीट में दिया था होमवर्क एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4 दिया था, निकालो। अच्छा पार्ट 2 तो हो चुका ना हम लोग का, पार्ट 3 तो हो चुका है डिस्कस पहले ही, सिर्फ पार्ट 4 बचा है डिस्कस करने के लिए। सीट निकालो, पार्ट 4 निकाला जाए। बेटा ये इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं।
एक्सरसाइज 2 पार्ट 4। बोलो बेटा पहला वाला हो गया। सिद्धिका बेटा हो सकता है गलत हो, तुम चेक करना कैलकुलेशंस वगैरह, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो वो तुम लोग देख लेना। कॉम्प्रिहेंशन 1 पूछना है किसी को? कॉम्प्रिहेंशन 1 किसी को नहीं पूछना है। कॉम्प्रिहेंशन 2 पूछना है। देखो बच्चा कॉम्प्रिहेंशन 2 देखो, कॉम्प्रिहेंशन 2 में कहता है कि all in an inductor having self inductance L with its coil resistance R is connected across a battery of EMF Xi। देखो बच्चा एक कोई इंडक्टर लो, इस इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, रेजिस्टेंस R है, इसको जोड़ दिया एक EMF से, EMF हमारा Xi। when the circuit is in steady state at t equal to 0, an iron rod is inserted into the inductor due to which its inductance becomes NL, n की वैल्यू मोर देन 1। देखो बच्चा इस सवाल में स्टेडी स्टेट आ गया, स्टेडी स्टेट आ गया तो कितना करंट होगा हमारा E बाई आर। बोल बच्चा होगा, ठीक है। अब कहोगे जस्ट आफ्टर इंसर्शन ऑफ रॉड क्या हुआ? इंडक्टेंस हमारा हो गया बेटा NL। तो अगर इंडक्टेंस इतना हो गया तो करंट हमारा क्या हो जाएगा? I बाई N हो जाएगा बेटा। इसका मतलब करंट हमारा कितना हो जाएगा अभी? तो कहोगे t बराबर 0 पे करंट इतना था तो करंट हो जाएगा बेटा E बाई NR। बोलो बच्चा होगा, करंट हो जाएगा E बाई NR, है ना। लेकिन बताओ ये चाहे कुछ भी हो स्टेडी स्टेट तो इतना ही ना आएगा बेटा। बोलो इंडक्टेंस की वैल्यू चाहे कुछ भी हो स्टेडी स्टेट तो यही आएगा बेटा। तो अभी के इंस्टेंट के लिए ये घट जरूर गया लेकिन फिर ये इंक्रीज करते करते कितना हो जाएगा? फिर से वापस E बाई आर। बोलो बेटा तो पहला सवाल पूछा है आफ्टर इंसर्शन ऑफ रॉड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल चेंज विद टाइम। कौन सी चीज चेंज करेगी? पहला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। बोलते बच्चा ये वाला और ये वाला के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो तो EMF के बराबर होगा। बोलो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो EMF के बराबर होगा ना, तो ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है बच्चा। दूसरा स्टेटमेंट इंडक्टेंस हमारा समय के साथ नहीं बदलेगा, इंडक्टेंस तो एक बार चेंज हो गया तो वही रहेगा। तीसरा रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन कॉइल, है ना बच्चा। जब करंट वेरी करेगा तो हीट प्रोड्यूस I स्क्वायर R वेरी करेगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा C। समझ गया बेटा। अब चलो 5 नंबर देखो। आफ्टर इंसर्शन ऑफ रॉड करंट इन द सर्किट। इंसर्ट करने के बाद करंट क्या होगा? इंक्रीज विद टाइम, डिक्रीज विद टाइम। डी कहता है फर्स्ट डिक्रीज, सी कहता है रिमेन कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए ना होगा बेटा। 5वां का आंसर ए होगा ना, इंक्रीज करेगा समय के साथ, ठीक है। छठा देखो व्हेन अगेन सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट द करंट इन स्टेडी स्टेट में कितना करंट? Xi बाई आर। ऑप्शन नंबर सी, 6 का सी, ठीक है। हर्ष को पूछना है कॉम्प्रिहेंशन 1 का थर्ड, पूछना है बेटा। थर्ड बताने के लिए तो पूरा बताना पड़ेगा। अगर तेरा फर्स्ट और सेकंड हो गया है तो थर्ड नहीं फंसना चाहिए, खुद से करो उसको। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का 16, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का 16 वो छूट गया था, पूरा कर लेते हैं उसको। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 16 छूट गया था। देखो रे एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बेटा इन द सर्किट जोन स्विचेस S1 S2 हैव बीन क्लोज्ड फॉर 1 सेकेंड एंड S2 रिमेन्स ओपन। समझा बेटा, S1 को 1 सेकेंड के लिए क्लोज किया और S2 हमारा ओपन रहा। नहीं S1 S3 क्लोज कर दिया 1 सेकेंड के लिए और S2 हमारा ओपन रहा। देखो बच्चा S1 क्लोज किया
ये क्लोज हो गया, S2 ओपन रहा, इसका मतलब इस सर्किट से कोई मतलब नहीं। ये हमारा कैपेसिटर, ठीक है बच्चा, ये हमारा है बेटा 1 वोल्ट, ये हमारा है 1 हेनरी, ये हमारा है 1 ओम। तो देखो बेटा करंट यहां आ चुका होगा, करंट कितना आया होगा, तो I बराबर I नॉट 1 एम्पियर, है ना बेटा, E 1 माइनस E टू द पावर माइनस टी बाई टो। देख बच्चा टाइम भी 1 सेकेंड है और टाइम कांस्टेंट भी 1 सेकेंड है, दोनों 1 सेकेंड है। तो E का पावर -1, इसका मतलब 1 माइनस E टू द पावर -1 एम्पियर, यही हमारा करंट था पहले, है ना। और इसमें चार्ज आ चुका होगा, कितना चार्ज आ चुका होगा, Q बराबर Q नॉट, कितना होगा Q नॉट, 1 इंटू 1, ये होगा 1 कूलम इंटू 1 माइनस E टू द पावर, यहाँ भी देखो टाइम कांस्टेंट 1 है, इसका मतलब पावर -1, 1 माइनस E टू द पावर माइनस कूलम, इतना चार्ज आ चुका, ठीक है। अब क्या बोलता है देखो, जस्ट आफ्टर 1 सेकेंड इज ओवर द स्विच S2 इज क्लोज्ड एंड S1 S3 ओपन्ड। अब T इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या किया, इंडक्टर और ये कैपेसिटर आ गया सर्किट में, है ना। इसका हमारा जो करंट था I वैसे ही रहेगा, इस पे जो चार्ज था वैसे ही रहेगा। अब आगे समय के साथ वेरी करेगा बेटा। अब कहता है द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टेकिंग द इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग ऑफ S2 एंड और T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 मान करके चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है बच्चा। तो देखो बेटा इस वाले चार्ज को फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, इस वाले चार्ज को फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, ठीक है बेटा। तो इसका इक्वेशन क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे Q बराबर Q नॉट, Q बराबर Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, बोलो बेटा Q इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, और इसका ओमेगा कितना होगा 1 बाई रूट LC, ये हो जाएगा बेटा 1, इसका मतलब Q नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी हो गया 1, तो T प्लस आई, बोलो बच्चा होगा T प्लस आई, ठीक है। बात समझा बच्चा, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना बच्चा। तो देखो बच्चा अब अगर कहोगे देखो बेटा ध्यान देना सब लोग, और आई हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, पता है ना बेटा, I नॉट इक्वल टू Q नॉट ओमेगा, इसका मतलब I नॉट इक्वल टू Q नॉट, बोल बच्चा I नॉट और Q नॉट बराबर है, सॉरी ये कॉस होगा, ये कॉस होगा बच्चा, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, अब बता इन दोनों में क्या बोला था, तो T बराबर 0 पर दोनों की वैल्यू बराबर है बेटा, T बराबर 0 पर दोनों की वैल्यू बराबर है। तो देखो बेटा T इक्वल टू 0 पे Q इक्वल टू I है बेटा, एंड I इज डिक्रीजिंग, बोल बच्चा सॉरी, एंड Q इज डिक्रीजिंग, बोल बच्चा I इक्वल टू इतना है और Q की वैल्यू डिक्रीज कर रहे, देखो ऐसे अगर करंट होगा बेटा तो करंट हमारा डिक्रीज करेगा ना, बोल ये डिक्रीज करेगा ना बेटा, ठीक है। और अगर ये डिक्रीज करेगा इसका मतलब अगर QI बराबर कर दो, QI बराबर कर दो टाइम बराबर 0 पे, इसका मतलब बेटा साइन फाई की वैल्यू और कॉस फाई की वैल्यू बराबर है, और हमारा चार्ज की वैल्यू डिक्रीज करना चाहिए, इसका मतलब फाई इक्वल टू 135, बोलो बेटा ये बात समझा, सोचो, ठीक है। तो अगर हमारा y 135 आ गया तो कितना हो जाएगा Q इक्वल टू Q नॉट, Q इक्वल टू Q नॉट साइन T प्लस 135 इक्वल टू Q नॉट कॉस T प्लस 45, बोलो बच्चा होगा,
तो हमें निकालना क्या था इसमें यार, चार्ज निकालना था ना, किसके फंक्शन में निकालना था? अच्छा क्यू की वैल्यू निकालनी है। अरे यार बेकार झमेला पड़ गए हम लोग, बेकार झमेला पड़ गया बच्चा। ये क्यू नोट निकालना था खाली हमको, ये सब झमेला बेकार हो गया, ये सब झमेला हमारा बेकार है, ये सब किसी काम का नहीं है ना बेटा। हमें मेन क्या निकालना है, हमें निकालना है क्यू नॉट। ठीक है, तो कैसे कहेंगे, जो पहले हमारी एनर्जी थी बेटा, पहले हमारी एनर्जी थी कितनी थी बोलो, तो पहले हमारी एनर्जी थी बेटा हाफ LI स्क्वायर प्लस QV स्क्वायर बाई 2C, है ना बेटा। सारा का सारा चला गया एनर्जी कैपेसिटर में, तब लिखोगे बेटा Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। बोल बच्चा होगा। अगर Q नॉट यूज करोगे तो मैक्सिमम चार्ज ना बेटा, ये मैक्सिमम चार्ज क्या होगा बताओ, मैक्सिमम चार्ज का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम चार्ज का मतलब हुआ क्या कि सारा का सारा एनर्जी कैपेसिटर है बेटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाफ सब में कैंसिल करो, और C और L दोनों की वैल्यू 1 थी, तो I स्क्वायर प्लस QV स्क्वायर इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर। इसका मतलब Q नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट I स्क्वायर प्लस QV स्क्वायर, इसका मतलब √2 ऑफ 1 माइनस e टू द पावर -1, इसका मतलब √2 ऑफ 1 माइनस 1 बाई ई। समझ गया? ठीक है, चलो बच्चा थोड़ी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी तुमको, कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका, कर लेना बच्चा। चलो आगे का होमवर्क देख लो। आगे का हमारा होमवर्क क्या है कि एक्सरसाइज 1 करनी है कंप्लीट, EMI में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है। ठीक है, और एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 करनी है ना बेटा। समझ गया? एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है तुमको, है ना, और एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 करना है, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, सॉरी एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, है ना। चलो इतना ही बेटा, बाय।